हेलो गाइस, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में दोबारा स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हमारा चैप्टर होगा रिवीजन के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इसमें हमने सब कुछ कंप्लीटली कवर किया और आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने स्लाइड्स भी बना के लाया है इस बार। तो इस बार हम लोग स्लाइड्स पढ़ेंगे, तो स्लाइड से पढ़ लेंगे। मतलब मैंने बहुत ही मेहनत से स्लाइड्स को प्रिपेयर किया है, तो आप सब लोग अच्छे से देखिए, और चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, और मैं ये पीडीएफ सबको डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का टारगेट आज रहेगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंडक्टेंस से शुरू करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। हाँ, तो सभी का प्रश्न रहता है कंडक्टेंस, फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और के सी। बहुत सबको डाउट रहता है कि किस चीज़ का फॉर्मूला क्या है, फिर किसका फॉर्मूला क्या है। तो कंडक्टेंस सिंपल है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का ऑपोजिट होता है कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस पहले समझते हैं, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस को हम लोग रो से लिखते हैं, रेजिस्टेंस को हम लोग आर से लिखते हैं, कैपिटल आर, और रेजिस्टिविटी को रो से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है, एक सेकंड मैं यहाँ पे पेन ले लेता हूँ। हाँ, तो देखिए, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। एवरी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ऑफर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट ओबेइंग ओम्स लॉ। तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, where rho is the resistivity and L is the distance between electrodes and A is the cross section। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि L is the distance between electrodes and A is the cell cross sectional area, ठीक है। L बाई ए, और L बाई ए को हम लोग, एक सेकंड, ये मिटाई देता हूँ भाई। L बाई ए, L बाई ए, इसको हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, सेल कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो सेल कांस्टेंट के ऊपर बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सेल कांस्टेंट पूछ लेगा आप लोग को, सेल कांस्टेंट क्या होता है बताओ। मतलब सेल कांस्टेंट से क्वेश्चन पूछ लेगा सेल कांस्टेंट बोल के, ना कि एल बाई ए बोल के, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी यानी रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का ऑपोजिट कंडक्टेंस, वैसे ही रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट कंडक्टिविटी, ठीक है। के इक्वल्स टू वन बाई रो इक्वल्स टू वन बाई आर इंटू एल बाई ए, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल टेंशन लेने का। सिर्फ सिर्फ एक ही फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है, आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए। इससे ज़्यादा कोई भी फॉर्मूला याद नहीं रखना है। बस कंडक्टेंस सी ऑपोजिट हो जाएगा आर के, वन बाई आर हो जाएगा, और के वन बाई रो हो जाएगा। ये बस 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 इतना हो गया। यहाँ से हम लोग बाकी का डेरिवेशन बहुत आसान से कर लेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटी का यूनिट भी पूछा जाता है। कंडक्टिविटी का यूनिट क्या होता है? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स, और सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। सीमेन पर सेंटीमीटर, ये होता है यूनिट, ठीक है। सिंपल सा यूनिट है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अरे भाई एक सेकेंड, इसको हाँ व्यू मोड में कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ज़्यादातर मुझे भी डाउट हो रहा है, ठीक है, कि मोलर कंडक्टिविटी हमारे जो सर पढ़ाते थे वो बोलते थे मोलर कंडक्टिविटी और लिखते थे मोलर कंडक्टेंस, या फिर बोलते थे मोलर कंडक्टेंस या फिर लिखते थे मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी में डिफरेंस क्या है? वो सेम तो नहीं है भाई। मोलर कंडक्टेंस मतलब सी, और मोलर कंडक्टिविटी मतलब के कंडक्टिविटी सी। तो मैंने बहुत रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग एक दूसरे के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन सेम टाइम यूज़ करना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए भाई, लेकिन यूज़ करते हैं। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा।
तो मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी अभी के लिए तो सेम ही है, ठीक है। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस, ठीक है। क्या है? मोलर कंडक्टिविटी पावर ऑफ डिफाइंड एज कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस produced by dissolving 1 gram mole of electrolyte in a solution of concentration C। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाई एम। के अपना कंडक्टिविटी, एम अपना मोलैरिटी, ठीक है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है लैम्डा एम। इसी तरीके से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी सेम लैम्डा क्यू से डिनोट किया जाता है, डिफाइंड एज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयंस जनरेटेड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट। इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ गिवन सोल्यूशन वॉल्यूम, ठीक है। लैम्डा इक्विवेलेंट क्या होता है? के इंटू 1000 बाई एन, एन नॉर्मैलिटी। तो यूनिट क्या होगा इसका? लैम्डा एम के यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और इसका यूनिट होता है सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। तो हमें के का यूनिट पता है, उनसे हो जाएगा। यहाँ से हम यूनिट लैम्डा क्यू इक्विवेलेंट और लैम्डा एम का यूनिट निकाल सकते हैं ईजीली। इसमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, याद नहीं करना है। जितना कम याद कर सकते हैं उतना कम करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली नीट के दौरान ज़्यादातर मगअप हो जाते हैं। तो याद जितना कम कर सकते हैं उतना ही अच्छा है। बस यहाँ पे ये याद रखिएगा लैम्डा एम इक्वल्स टू के इंटू 1000 बाई एम। हाँ, और ये सेंटीमीटर्स में होता है। मीटर के लिए मीटर में होगा ना, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला हो जाता है के बाई एम इंटू 1000। ये मीटर के लिए होता है, ठीक है। और ये सिमिलरली इसके लिए भी होगा, ये मीटर के लिए, मीटर फॉर मीटर। सेंटीमीटर के लिए 1000 ऊपर रहेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मिटाने दीजिए एक सेकंड। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, ये बाद में पढ़ देंगे। इससे पहले कंसंट्रेशन एंड कंडक्टेंस पढ़ लेते हैं। नहीं, ये तो ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को कैसे उच्चारण करूँ मेरे को भी अच्छा से नहीं याद है, ठीक है। कोलरॉस लॉ ऑफ माइग्रेशन, ये आसान सा चीज़ है। हाइपोथेसिस पढ़ लेते हैं। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वेयर देयर इज 100% डिसोसिएशन कंप्लीट, ईच आयन मेक्स अ डेफिनाइट इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। कोलरॉस लॉ कुछ भी नहीं है भाई, सिंपल सा चीज़ है। बोला गया कि लैम्डा एम जो होता है ना, लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसके प्रोपोर्शन होता है? स्टोशियोमेट्रिक कांस्टेंट इनटू लैम्डा प्लस ये उतना काम का नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम्पल सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। Al2SO4 होल 3, इसका लैम्डा एम को हम तोड़ेंगे कैसे? 2L3 प्लस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस 3SO4 एट 2 माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ये होता है, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कोलरॉस लॉ के ऊपर ग्राफ आता है, ठीक है। कोलरॉस लॉ के ऊपर ग्राफ ये जो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफ आता ही आता है, मतलब नीट के ज़्यादातर PYQ में देखेंगे आप, ये ग्राफ के ऊपर कोलरॉस लॉ से फॉर्मूला पूछ लेगा, या फिर ये वाला फॉर्मूला पूछ लेगा कोलरॉस लॉ का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, हाँ, असल में फॉर्मूला होता है ये, आपको लिख देता हूँ। लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस रूट ओवर सी होता है, ये सी ऐसा कुछ होता है। एक सेकेंड, हाँ यही होता है, हाँ हाँ यही होता है। तो हाँ ठीक है। तो कंसंट्रेशन एंड कंडक्टेंस को हम कैसे रिलेट करते हैं? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ थोड़ा टर्न कर जाएगा, ठीक है। ये होता है रूट ओवर सी, लैम्डा एम और रूट ओवर सी का ग्राफ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे HCl और वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे CH3CH। अगर हाँ, इसको अगर हम थोड़ा सा एक्सपल्शन करेंगे, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे हो जाएगा, और इसको एक्सपल्शन करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। देखिए ये बहुत एक हेजी एरिया है, हेजी।
और ये देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है HCl वो जाके एकदम डायरेक्ट यहाँ पे कट मारे रहेगा और ये पैरेलली चल जाएगा, ठीक है। तो एक्सपल्शन करने से जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो एक टाइम के बाद उसका डाइल्यूशन जो होगा कंसंट्रेशन एट अ मैक्सिमम पॉइंट वो रुक जाएगा, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंसंट्रेशन मैक्सिमम पॉइंट उसका डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन ड्यू टू डिफरिंग आयन डायनेमिक्स। डायनेमिक मतलब इसमें प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस अपॉन डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम जो होता है ना वो बढ़ता है डाइल्यूशन के साथ, ठीक है। डाइल्यूट जितना करोगे लैम्डा एम उतना बढ़ेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कंप्लीट आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाता है, आप सभी को पता है। इंक्रीज इज ड्यू टू डिक्रीज इन इंटरआयनिक फोर्स। जैसे डाइल्यूशन हो जाएगा, जैसे कि HCl, ठीक है। HCl किस में कन्वर्ट हो जाता है? 100% डाइल्यूशन के बाद H प्लस प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इंटरआयनिक फोर्स काफ़ी कम जाता है, ठीक है। तो डाइल्यूशन के बाद लैम्डा एम बढ़ जाता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज ड्रामेटिकली अपॉन डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए होता है, इसके लिए डिवाई हुकेल्स लॉ जो होता है ना, लैम्डा एम इक्वल्स टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस रूट ओवर सी, ये इक्वेशन वहाँ से आता है, डिवाई हुकेल्स लॉ, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, इस PDF का पूरा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलते कोचरॉस लॉ के एप्लीकेशन देख लेते हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन से क्या बोल रहे हैं देखते हैं। लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कि एक जो है ना एग्जाम्पल है, बोला है कि लैम्डा एम AC जो होगा NaC ऐसे करके जो होता है ना, आपको बताता हूँ। मान लीजिए लैम्डा एम पूछ लिया है किसका, CaC का, ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अरे यार गड़बड़, हाँ CaC का पूछ ले तो इसका क्या होगा, लैम्डा एम एफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन CH3COO माइनस प्लस लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर H प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा, ये एप्लीकेशन होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लैम्डा एम डिफाइन किया जाता है, ऐसे करके ये डिफाइन होगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप। हाँ, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जो फॉर्मूला होता है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होता है, अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा एम एट टाइम t डिवाइडेड बाई लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और डिसोसिएशन कांस्टेंट, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। ये आप लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए HX है, HX H प्लस प्लस एक्स माइनस जो होगा, तो इनिशियल मान लेते C था, ज़ीरो था एट इनिशियल, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम जो होगा ये C माइनस C अल्फ़ा हो जाएगा और ये C अल्फ़ा हो जाएगा। तो हम लोग Kc क्या लिखते हैं इसके लिए बताइए, Kc लिखते हैं C माइनस C अल्फ़ा, नहीं सॉरी C माइनस C अल्फ़ा नहीं, Kc हम लोग लिखते हैं C अल्फ़ा इंटू C अल्फ़ा बाई C माइनस C अल्फ़ा। तो C कट जाएगा, तो ये अल्फ़ा को हम, तो ये हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा। C कट जाएगा एक्शन, ये थोड़ा गलत, ये C नहीं कटेगा, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट Kc इक्वल टू C अल्फ़ा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फ़ा, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा एम बाई लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं भी याद रखा हूँ, तो आप लोग भी याद रख लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग का है, तो हम लोग का ठीक है कंडक्टेंस पूरा ख़त्म हो गया, ये कंडक्टेंस सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो ये पढ़ लिया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पढ़ लिया हमने, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कोस्टरॉस लॉ पढ़ लिया, कंसंट्रेशन कंडक्टेंस का ग्राफ पढ़ लिया, एप्लीकेशन पढ़ लिया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ते हैं, ठीक है। ये डायग्राम क्यों नहीं आया भाई,
ये ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। डायग्राम आ नहीं रहा है ड्राइव में, पता नहीं क्यों। ठीक है, ड्राइव में नहीं आ रहा है, तो डायग्राम बाद में दिखा दूंगा आपको। हाँ, तो यहाँ पर पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल देखिए, एनोड जो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होगा पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, एनोड पॉजिटिव। एक सेकेंड, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती तो हो गई भाई। हाँ, थोड़ी सी गलती हो गई। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एक सेकेंड। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में होगा ना एनोड, एनोड नेगेटिव होगा, सॉरी, एनोड नेगेटिव होगा और कैथोड पॉजिटिव होगा। कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। ठीक है, तभी ना एनोड में ऑक्सीडेशन होगा। जैसे जिंक Zn2+ एक सेल बनाते हैं हम लोग, Zn2+, और ये कॉपर 2+, और ये कॉपर। ठीक है, ये एनोड, ये कैथोड, ये ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन। ठीक है, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। ठीक है, कैथोड में रिडक्शन, एनोड में ऑक्सीडेशन। और ये सेल रिप्रेजेंटेशन भी होगा, ऐसे सेल रिप्रेजेंटेशन भी किया जाता है। ठीक है, हाँ, अभी देखते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। एक डायग्राम बना ही लेते भाई, ऐसे ऐसे, और ये है अपना सॉल्ट ब्रिज, और ये इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा एनोड, और ये कैथोड। ठीक है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं अपने आप। हाँ ठीक है, ज्वाइन हो गया। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज में क्या रहता है पहले देखते हैं। KCl और KNO3 आता है। ठीक है, न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज़ होता है। अगर सॉल्ट ब्रिज यूज़ ना किया जाए तो एक दिन न एक दिन वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन सॉल्ट ब्रिज प्रिवेंट क्या करता है, इंटरमिक्सिंग मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइटिक न्यूट्रलिटी क्रॉस सेल यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं KCl KNO3। ठीक है, वेरी इजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये डायग्राम आ गया भाई, डायग्राम आ गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, यहाँ पे हम लोग ने देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखिए, सॉल्ट ब्रिज है ये, अदर हाफ सेल है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस हमने पंप कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे प्लैटिनम सरफेस लिया है, और 1 मोल H+ आयन कंसनट्रेशन, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, वायर टू अदर हाफ सेल। ठीक है, वायर कनेक्टेड है। देखिए पढ़ते हैं इसको। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सिंस सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली। बोल रहा है कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग इंडिपेंडेंटली मेजर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तो फिर हम लोग एक स्टैंडर्ड पकड़ते हैं, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पकड़ लेते हैं एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्सपेरिमेंट किया गया था, कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक 1 mH+ आयन सोल्यूशन, प्योर H2 गैसेज बबल्ड एट 1 bar ATM प्रेशर। ठीक है, प्योर H2 गैसेज बबल्ड एट 1 bar प्रेशर। ठीक है, हाँ, हैंडेड एज रेफरेंस पोटेंशियल असाइंड एग्जैक्टली 0.00 वोल्ट्स। हाँ, जो ये इसका E0 सेल है ना, वो 0.00 वोल्ट्स है। ठीक है, E0 सेल, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड इक्वल्स टू 0.00 वोल्ट आया था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड माना गया था। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड माना गया। 0.0 वोल्ट में स्टैंडर्ड तो 0.0 में ही ज़्यादातर होते हैं। हाँ, तो पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करना है, पोटेंशियल ऑफ सेल कैलकुलेट करना है। E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। वेरी सिंपल फार्मूला है, ये NCERT का फार्मूला है। ये बेसिकली यहाँ से आया, E0 ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल माइनस E0 ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब नहीं सॉरी, हाँ, रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ई रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई रिडक्शन एट एनोड, ये फॉर्मूला है एक्चुअली। तो यहाँ से ही आया है, E0 सेल इक्वल्स टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। यही फॉर्मूला याद रखना है भाई, ये फॉर्मूला मस्त है। इस फॉर्मूला को देख के सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है भाई, बिलीव करो, ये फॉर्मूला से सब कुछ क्वेश्चन हो जाता है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
ये स्लाइड इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्लाइड से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा भाई, 110% बनेगा। सेल ईएमएफ एंड ग्रिप फ्री एनर्जी से डेल जी नॉट इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल होता है, ठीक है, ये है फॉर्मूला। और ईएमएफ सेल ईएमएफ नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। सेल नर्स्ट इक्वेशन से सेल ईएमएफ निकालते हैं हम लोग। सेल ईएमएफ होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, आप लोग इसको 0.06 भी ले सकते हैं। तो इसका असली फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई। एक सेकंड, याद नहीं आ रहा मेरे को, एक सेकंड याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस जो होता है वो क्या था भाई, ये फॉर्मूले ना बहुत तंग करते हैं यार। एक सेकंड, हाँ तो एक सेकंड पहले हम लोग पिछला वाला साइड पढ़ते हैं, ठीक है। तुम्हारा भाई थोड़ा भूल गया है, अभी याद आ जाएगा। तो पिछला वाला साइड पढ़ते हैं अभी। हाँ, ई सेल ईएमएफ जो होता है ना, एक सेकंड, हाँ ठीक है। ईएमएफ जो होता है द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, ई नॉट सेल होता है, ठीक है, ई नॉट सेल। हाँ, और एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्टिव रिडक्शन हाफ एक्ट्स एज कैथोड, रिडक्शन एट कैथोड, ऑक्सीडेशन एट एनोड। ये थर्मोडायनेमिक जो रिलेशन है डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ये फैराडेज कांस्टेंट होता है 965 अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम पर मोल होता है, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में बढ़ते हैं, मेरे को याद आ चुका है भाई। जो नर्स्ट इक्वेशन को होता है ना, नर्स्ट इक्वेशन होता है ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाई एन एफ एल एन क्यू होता है, ठीक है। माइनस आर टी बाई एल एन क्यू होता है। एल एन को हम लोग देखते हैं 2.0303 लॉग क्यू, तो इसको आर का वैल्यू, लॉग का वैल्यू और एफ का वैल्यू मिक्स करके जो वैल्यू आता है ये 0.0591 आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आता है, तो नोट कर लीजिएगा आप। पीडीएफ का चिंता नहीं करना है, बिल्कुल मिल जाएगा। और ये जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस में होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है, और कितना बचा है, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा सा। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस भी ख़त्म हो चुका है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस तो शुरू ही नहीं किया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंसेप्ट ख़त्म हो चुका है। अब बस कुछ बैटरीज है, कमर्शियल बैटरीज, जो कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना बनता है भाई, ये बहुत याद करना पड़ता है। एक क्वेश्चन बन जाता है, एक आध बार बन जाता है, ठीक है। रीनीट 2026 में भी आ सकता है, एक क्वेश्चन आ सकता है, एक्सपेक्ट यहाँ से कर सकते हैं हम लोग। तो लेकलैंड सेल होता है, मरकरी सेल होता है, लेड स्टोरेज सेल होता है, निकल कॉपर कैडमियम सेल होता है, ठीक है। लेकलैंड सेल और बटन सेल जो होता है ना, प्राइमरी सेल्स होते हैं लेकलैंड सेल और बटन सेल। और जो लेड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल, ये होते हैं आपके सेकेंडरी सेल, ठीक है। हाँ, मर्क्यूरी सेल प्राइमरी, लेकलैंड सेल प्राइमरी, लेड स्टोरेज और निकल कैडमियम सेकेंडरी। हाँ, प्राइमरी सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल, ठीक है। तो लेकलैंड सेल हम लोग पढ़ते हैं, लेकलैंड सेल एनोड एंड कैथोड केमिस्ट्री। एनोड में होता है जिंक कंटेनर और कैथोड में होता है MnO2 एंड कार्बन प्लस, ठीक है, कार्बन। और हाँ, लेकलैंड सेल में, मरकरी सेल में जिंक मरकरी एमलगम एनोड में, और कैथोड में आपका HgO एंड कार्बन। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड होता है इसमें, लेड कंटेनर एनोड में, और लेड डाइऑक्साइड PbO2 एट कैथोड। निकल कैडमियम बैटरी नहीं आता है, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं, एनोड में कैडमियम और कैथोड में निकल डाइऑक्साइड, ठीक है, यही होता है। और इसका एप्लीकेशन ज़रूरत नहीं है। लेकलैंड सेल का एप्लीकेशन होता है ट्रांजिस्टर, वोल्टेज 1.5 है, ठीक है, ये आता है, वोल्टेज का पूछ सकता है। मरकरी सेल में 1.35 वोल्ट,
हियरिंग एड्स में यूज़ होता है, ठीक है। और लेड स्टोरेज का ऑटोमोबाइल्स इन्वर्टर्स में, और निकल कैडमियम लॉन्गर लाइफ बट हाई प्रोडक्शन कॉस्ट होता है इसका, ठीक है। तो इतना ही है कमर्शियल बैटरीज। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कोरोजन एंड फ्यूल सेल। कोरोजन एंड फ्यूल सेल, ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोरोजन जो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन, फ्यूल सेल पढ़ते हैं पहले, H2O2 फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन 2H2 + O2 2H2O होता है, ठीक है। कंटिन्यूस फेड रिएक्शन, ज़ीरो एमिशन, हाईली एफिशिएंट। मतलब फ्यूल सेल जो होता है ना, वो आजकल काफ़ी कम यूज़ होता है, कंबशन के तौर पे चलता है, तो धुआं भी बहुत निकलता है, तो यूज़ नहीं होता है ये आजकल फ्यूल सेल। बस रिएक्शंस याद रखना फ्यूल सेल का, तो काम बन जाएगा, इजी होता है ये फ्यूल सेल। हाँ, कोरोजन पे आते हैं। कोरोजन, कोरोजन इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रोकेमिकल फेनोमेना हैपनिंग एट द मेटल सरफेस। एनोड आयरन ऑक्सीडाइज, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। कौन ऑक्सीडेशन करेगा? आयरन कन्वर्ट होगा Fe2+ में, ठीक है। कैथोड में H+ रिड्यूस होगा 4H+, O2+ 4H+, 2H2 बन जाएगा, ठीक है। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ बहुत ही ईजी सा लॉ है, बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत ही ईजी है, क्या है बोलूँ, मतलब फैराडे को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए भाई। लेकिन आधे बच्चों को ना, जो थ्योरी वाला पार्ट है ना इसका, जो मतलब 1 फैराडे से 1 इक्विवेलेंट होता है, ये थोड़ा आधे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है आज। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ बोलता है, ठीक है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड W, मास ऑफ सब्सटेंस W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। Q क्या होता है? Q इक्वल्स टू IT। भाई ये फैराडे भाई साहब है, ठीक है, फैराडे भाई साहब को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। W इज प्रोपोर्शनल टू Q होता है, W Q को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z Q होता है, Q इक्वल्स टू ZIT, Q इक्वल्स टू IT, तो W यहाँ से W इक्वल्स टू ZIT आ जाता है, ठीक है। Z को हम लोग लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू इक्विवेलेंट बाई इक्विवेलेंट मास बाई F फैराडे, ठीक है। Z का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। सेकेंड लॉ बोल रहे हैं, वन सम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू डिफरेंट सेल, मास डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट मास, W1/W2। ये अच्छा है, ये अच्छा फॉर्मूला है, ये काम आता है। E1/E2 होता है, इक्विवेलेंट मास ऑफ 1 इक्विवेलेंट मास ऑफ 2। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आता है क्वेश्चन आता है इससे। तो हम लोग नेक्स्ट, हाँ, तो यही हमारा चैप्टर जो होता है पूरा तरीके से ख़त्म हो जाता है यहीं पर हमारा चैप्टर। तो मैं एक चीज़ कराना चाहूँगा, ठीक है, न्यू पेज लाते हैं, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें कराना चाहूँगा, ठीक है। अभी आपको एक सेकंड, ये रिकॉर्डिंग, हाँ, तो सुनिए, मैं जो आप लोग को जी एक चीज़ कराना चाह रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, CaCO3 कन्वर्ट्स टू CaO प्लस CO2। मान लेते हैं हमने एक फैराडे जो हमने पास किया, ठीक है। तो एक फैराडे से देखते हैं हम लोग कि 1 इक्विवेलेंट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 1 इक्विवेलेंट CO। मान लेते हैं जो Ca2+ है वो कन्वर्ट हो रहा है Ca में, 1 फैराडे पास करने से 1 इक्विवेलेंट कन्वर्ट हो रहा है। 1 इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? 20 ग्राम, 40 ग्राम एटॉमिक मास है, तो 1 इक्विवेलेंट 20 ग्राम 1 फैराडे से। तो हमने क्या देखा? 1 फैराडे से 20 ग्राम कैल्शियम फॉर्म हो रहा है। 1 फैराडे से अगर 20 ग्राम कैल्शियम फॉर्म हो रहा है तो वेट हमें मतलब 1 फैराडे इक्वल्स टू 96500 कूलम चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर हम बिठाएंगे इक्वेशन में, इक्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब 96500 कूलम चार्ज से 00 कूलम चार्ज से कितना फॉर्म हो रहा है? 20 ग्राम। अरे भाई एक, हाँ, 20 ग्राम फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 कूलम चार्ज से 20 बाई
96500 फॉर्म होता है, ठीक है, ये हो जाता है। तो आप फार्मूला से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगेगा और कैलकुलेशन भी करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो इसलिए मैं रेफ़र करूँगा कि आप ट्राई करिए कि खुद से करने को, फार्मूला या कम फार्मूला का यूज़ कम से कम कीजिए, ठीक है। तो यही के साथ मैं इस चैप्टर को एंड कर रहा हूँ। तो आप लोग को ज़रूर मज़ा आया होगा, और मैं इस पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और ऐसे ही सारे चैप्टर्स का रिवीजन सीरीज़ आगे आता रहेगा, ठीक है। पूरा 12 और 11 का रिवीजन सीरीज़ आप साथ साथ करते रहिएगा। तो ऑल द बेस्ट सभी को नीट के लिए।